हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए इस समय ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं हो पा रही हैं, जिसके मद्देनज़र ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th कक्षा 10, सब्जेक्ट है विज्ञान। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं उनके प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। अर्थात इससे तात्पर्य है कि प्रकृति है उसका क्रम के अनुसार अध्ययन करना और उनके अध्ययन करने के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो भी प्रयोग किए जाते हैं, उनका सही तरीके से जो नॉलेज उनसे प्राप्त होती है उनको ही बताना विज्ञान कहलाता है। अर्थात विज्ञान जो होती है अपनी किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए पूरी तरह उसको प्रूव करती है, सबूतों के साथ प्रदर्शित करती है, ये कहलाती है विज्ञान। विज्ञानन शब्द से बना है और विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे आपको कुछ शाखाओं के मैं नाम बताता हूँ, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, बहुत सारी साइंसेज की शाखाएं होती हैं जिनके अंदर हम अध्ययन करते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे आनुवांशिकता के बारे में। आज हम बात करते हैं आनुवांशिकता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। सबसे पहली बात कि आनुवांशिकी विज्ञान किसे कहते हैं? आनुवांशिकी विज्ञान किसे कहते हैं? आनुवांशिकी विज्ञान, देखिए, आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं उनके लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता हो। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण जीवों में प्रदर्शित होते हैं उनका अध्ययन किया जाता हो, उस विज्ञान की शाखा को कहा जाता है आनुवांशिकी विज्ञान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जेनेटिक्स। अब आनुवांशिकी जो विज्ञान होती है, इस आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है महान साइंटिस्ट ग्रेगर जोहन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल। इन्हें आनुवांशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता को अगर हम परिभाषित करें कि आनुवांशिकी लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम आनुवांशिक लक्षण, क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षण कि आनुवांशिक लक्षण क्या हैं? आनुवांशिक लक्षण से तात्पर्य होता है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। अगर दूसरी भाषा में हम कहें कि ऐसे लक्षण जो
जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हो, अर्थात माता पिता से उनकी संतान में आते हो, वो लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि आनुवांशिकी विज्ञान क्या है। दूसरी बात हमने सीखी कि आनुवांशिकी का जनक जोहन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं कि वे लक्षण होते हैं जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, अर्थात जनक पीढ़ी से आने वाली संतति पीढ़ी में जिनका संचरण होता है, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आम भाषा में परिपाटी में भी कहते हैं कि बच्चे की शक्ल इसकी माँ को गई है, ये इसके पिता को गई है। तो ये सब एक जेनेटिक्स लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। अब बात करें हम मेंडलवाद। क्या बात करते हैं? मेंडलवाद। मेंडल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जोहन ग्रेगर मेंडल हैं, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडलवाद से तात्पर्य होता है कि जोहन ग्रेगर मेंडल जो उन्होंने आनुवांशिकता का बारे में जो बताया, उसकी खोज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का पादप चुना, जिस पर इन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए। किस पर किए? उद्यान मटर के पादप पर इन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए। अर्थात मेंडलवाद से तात्पर्य होता है कि जोहन ग्रेगर मेंडल ने ऑस्ट्रिया के एक ब्रून शहर है, वहाँ का एक चर्च के अंदर पादरी के पद पर कार्यरत रहे और वहाँ ब्रून सोसाइटी के समक्ष उन्होंने मटर के पौधे पर जो भी अपने संकरण प्रयोग किए, उन सब संकरित प्रयोगों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया और इसे ही मेंडलवाद कहा गया। अब बात आती है कि जो जोहन ग्रेगर मेंडल है, इन्होंने उद्यान मटर के पादप का ही चयन क्यों किया? उद्यान मटर के पादप का चयन क्यों किया? मटर के पादप का चयन, उद्यान मटर की जगह वो दूसरे किसी पादप का चयन क्यों नहीं कर पाए? और उद्यान मटर के पादप का चयन करने का प्रमुख कारण क्या था? तो पहला कारण था कि इन्होंने उद्यान मटर के पादप का जो चयन किया, उसका जो पहला कारण है वो है कि ये जो पौधा होता है, एक वर्षीय पौधा होता है। कैसा होता है? एक वर्षीय, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात, ये द्विलिंगी होता है। इस कारण भी इन्होंने मटर के पादप का चयन किया। अब बात आती है मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण। क्या? मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल ने जो भी अपने संकरण प्रयोग किए, उन पर सफलता अर्जित क्यों की? मेंडल की सफलता के कारण, सफलता के कारण कि मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था मेंडल का कि इन्होंने एक समय में केवल और केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक समय में 2, 3, 4 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर दिया हो। तो सबसे पहला कारण क्या हुआ इनकी सफलता का कि मेंडल ने वंशागति के लिए केवल एक लक्षण की वंशागति का एक समय में प्रयोग किया। दूसरी इनकी जो सफलता का कारण था वो था कि इन्होंने जो भी प्रयोग किए, उनका सही तरीके से जो निष्कर्ष निकला, उसका पूरी तरह से सांख्यिक विश्लेषण किया और उसके बाद उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया। तो ये मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण थे। और जोहन ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोगों के करने के बाद उद्यान मटर पर जो प्रयोग कर दिए, उन उद्यान मटर के प्रयोग को करने के बाद 3 नियमों का प्रतिपादन किया। कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 3 नियमों का प्रतिपादन किया। जो सबसे पहला नियम है, वो पहला नियम है प्रभाविता का नियम।
क्या था? प्रभाविता का नियम। ये पहले नियम का प्रतिपादन किया। दूसरा नियम जो इन्होंने प्रतिपादित किया वो था पृथक्करण का नियम। कौन सा था? पृथक्करण का नियम। और जो तीसरा नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया वो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीन नियमों का प्रतिपादन जोहान ग्रेगर मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों से किया। ये तीनों नियम थे जिनका प्रतिपादन किया। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इन नियमों के प्रतिपादन करने के बाद जब मेंडल की मृत्यु हुई तो मेंडल की मृत्यु के बाद जो मेंडलवाद है उसकी पुनर्खोज की गई। तो मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज, इस मेंडलवाद की पुनर्खोज कब की गई और किसने की? देखिए, मेंडलवाद की पुनर्खोज जो की थी वो तीन वैज्ञानिक, सबसे पहला हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज। कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ये थे पहले वैज्ञानिक। दूसरे थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस, जर्मनी के कार्ल कोरेंस। और तीसरे जो वैज्ञानिक थे वो थे ऑस्ट्रिया के इरिनवाक शेरमक, ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनर्खोज की, अर्थात मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में जो भी बातें बताई उनको दोबारा से दुनिया के सामने लेकर के कौन आए? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिनवाक शेरमक। ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडलवाद की पुनर्खोज की। अब हम यहाँ पर मेंडल के द्वारा प्रतिपादित जो तीन नियम थे उन नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो नियम है वो है मेंडल की प्रभाविता का नियम। देखिए, मेंडल की जो प्रभाविता का नियम है, इन्होंने क्या बताया प्रभाविता के नियम के अंदर? इन्होंने बताया प्रभाविता के नियम में कि जब कोई भी दो विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, जब दो विपर्यासी लक्षण के जो समयुग्मजी पादप होते हैं उनके मध्य जब संकरण प्रयोग करवाया जाता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतति में जो लक्षण प्रकट होते हैं या स्पष्ट दिखाई देते हैं वो तो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण आने वाली पीढ़ी के अंदर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण, जिसको हम इस आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। दो समयुग्मजी अर्थात यहाँ पर ले लिए समयुग्मजी लंबे पौधे। क्या ले लिए? समयुग्मजी लंबे। और दूसरे ले लिए समयुग्मजी बौने पौधे। समयुग्मजी बौने पौधे। जब इन दोनों पौधों के मध्य संकरण करवाया गया तो इनका युग्मक आया ये, और यहाँ का जो युग्मक है वो युग्मक है ये। जब इनके मध्य संकरण की क्रिया करवाई गई तो यहाँ से जो पीढ़ी प्राप्त हुई F1, प्रथम जो पीढ़ी प्राप्त हुई ये पीढ़ी कहलाई F1 पीढ़ी। तो इस पीढ़ी पर जो हमें यहाँ पौधे प्राप्त हुए वो हुए विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए। कैसे हुए? विषम युग्मजी लंबे प्राप्त, लंबे। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या हुआ? तो प्रभावी लक्षण तो क्या हुआ यहाँ पर? लंबा पौधा। और अप्रभावी लक्षण क्या हुआ यहाँ पर? बौना पौधा। तो इनके प्रभाविता का नियम यही है कि जब दो समयुग्मजी
अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब संकरण प्रयोग करवाया जाता है तो उनके प्रयोग से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उस F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज करवाते हैं या स्पष्टीकरण करवाते हैं या आते हैं, वो तो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। ये बनती है प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी, और यही मेंडल की कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम है।